नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। सचिवालय ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी से कहा है कि 15 फरवरी तक इस नोटिस पर जवाब दाखिल करे। बता दें कि 7 फरवरी को राहुल गांधी पर आरोप लगा था कि उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत, अवमानना, असंसदीय और भ्रामक तथ्य रखे। इस मामले पर लोकसभा सचिवालय के विशेषाधिकार और आचरण शाखा के उपसचिव ने राहुल गांधी को ईमेल पर पत्र लिखा है। देश में ही नौकरी, पेशा या रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों के शहरों में प्रवास करने वाले करोड़ों नागरिकों के मतदान के इंतजाम में जुटे निर्वाचन आयोग की योजना की परख आगामी विधानसभा चुनाव से होगी। आयोग का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस मिशन को ट्रायल कराया जाएगा। ये सिस्टम परीक्षा में पूरी तरह खरा उतरने के बाद जब लागू होगा तो पूरे देश में लगभग 30 से 40 करोड़ मतदाता जो अपने मूल क्षेत्र में जाकर वोट नहीं दे पाते, उनको अपने प्रवास वाले शहर, गाँव या कस्बे में रहते हुए अपने मूल चुनाव क्षेत्र में अपना वोट देने की सहूलियत होगी। जम्मू कश्मीर सचिवालय ने मुख्य सचिव के कार्यालय से सभी विभाग प्रमुख को प्रधानमंत्री पैकेज के तहत आने वाले कर्मचारी और अन्य अल्पसंख्यक कर्मचारी का वेतन जारी करने का निर्देश देने के लिए कहा है। इन कर्मचारियों ने कश्मीर डिवीजन में अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे सरकारी कर्मचारी का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। आदेश के अनुसार केवल उन लोगों का वेतन जारी किया जाएगा जो काम पर वापस लौट आए हैं और काम फिर से शुरू कर चुके हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के कर्मचारी ने लंबे समय तक धरना दिया था। उनकी कई मांगे थी जिन पर सभी ने धरना दिया था। पिछले वर्ष नवंबर में सरकारी कर्मचारी कश्मीरी पंडित ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी। असम के नगांव में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान के मुताबिक भूकंप के झटके शाम 4:08 पर महसूस किए गए। इससे एक दिन पहले गुजरात के सूरत जिले में 3.8 तीव्रता का भूकंप का झटका दर्ज किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी रिसर्च के एक अधिकारी ने कहा, सूरत के पश्चिमी दक्षिणी सिस्टम में और लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर भूकंप का केंद्र 12.52 बजे दर्ज किया गया था। गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर बेंगलुरु में बीजेपी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी भारी विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अडानी की मदद करती है। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर एक व्यक्ति को कोयला, गैस, शिक्षा, हवाई अड्डे बेचने का आरोप लगाया। आप नेताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि बीजेपी के इस काम ने देश को बर्बाद कर दिया है। आपका कहना है कि कुछ दिनों में हमें जय भारत माता की जगह जय अडानी का नारा लगाना होगा। इसके आगे जाँच के लिए कमेटी बनाने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन हो गया। लखनऊ में बीते 3 दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा था। 10 फरवरी को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। इस समिट के समापन के दौरान सीएम योगी ने राज्य को मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश के वैश्विक निवेश महाकुंभ को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई ऊंचाई मिली है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को जो पहचान मिली उसका लाभ हमें इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मिला है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती का प्रदेश में लागू होने वाली नई शराब नीति पर हमला लगातार जारी है। उमा साफ कह चुकी है कि नई शराब नीति ऐसी हो कि प्रदेश के लोगों को शराब के नशे में डूबने से बचाया जा सके। इसके लिए वो लगातार आंदोलन भी कर रही है। लेकिन रविवार को उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि उनके प्रयास से डर्टी ड्रिंक्स डिपार्टमेंट घबरा गया है और उन पर हमले कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार पत्रकार शशिकांत वारिस के परिजन के 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। वारिसी के रत्नागिरी जिले में गत 6 फरवरी को एक एसयूवी के टक्कर मार दी थी और अगले 3 अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। आरोप है कि उक्त एसयूवी को जमीन डीलर पंढरीनाथ अंबेडकर चला रहा था। रत्नागिरी के जिला संरक्षक मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि सरकार वारिस के बेटे को अस्थायी नौकरी भी देगी। सामंत ने पत्रकारों से कहा, पत्रकार वारिसी के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। रमेश बैस को रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। बैस ने भगत सिंह कोश्यारी की जगह ली है। एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही देश भर में कई राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए हैं। जस्टिस एस अब्दुल जब्बार प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति ने जिन राज्यपालों की नियुक्ति घोषणा की उनमें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.496 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 575.267 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इस गिरावट ने कुल भंडार में पिछले 3 सीधे हफ्तों की वृद्धि को रोक दिया। 27 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 3.3 अरब डॉलर बढ़कर 576.761 डॉलर हो गया। आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा संपत्ति विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है। 1.323 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 507.695 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। दौसा में आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने 18,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़क परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण रिपोर्ट दबाकर किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रियों के लिए यात्री सुविधा केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, ट्रामा सेंटर आदि सुविधाएं भी प्राप्त होगी। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले में रविवार तड़के लुटेरों ने कुट्टालोर चित्तूर रोड पर 4 एटीएम मशीनों को लूट लिया। ये मशीनें 4 विभिन्न स्थानों पर एक दूसरे से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर स्थित है। पुलिसकर्मी छत्तीसगढ़ एटीएम को देखा और पुलिस स्टेशन को सूचित किया है। लूटे गए 4 एटीएम में से 2 थंत्रपट्टू मुख्य सड़क पर बस स्टैंड के पास और तिरुवन्नमलाई शहर के मरियम्मन मंदिर के पास स्थित है। तीसरा पोलूर शहर में रेलवे स्टेशन के पास है, जो चौथा कलम्बस शहर के गवर्नमेंट बस बॉयज हाई स्कूल के पास स्थित है। अमेजन और फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस जैसी 20 ऑनलाइन कंपनियों को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। और आपको बता दें कि ये कंपनी नियमों का उल्लंघन कर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री कर रही थी। डीजीसीआई वीजी सोमानी द्वारा 8 फरवरी को जारी कारण बताओ नोटिस में दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 दिसंबर 2018 के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस की दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चुनाव होना है कांग्रेस के लिए। इनमें कुर्सी बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई राजस्थान की है। महाराष्ट्र और कर्नाटक बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और राजस्थान को लेकर अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है। विकास की रफ्तार और रफ्तार से विकास के जिस मॉडल की मोदी चर्चा करते हैं, आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का लोकार्पण करके उसकी झलक दिखा दी है। एक्सप्रेसवे के जिस फेज का खोला गया है, उससे दिल्ली से जयपुर जाना अब आधा वक्त लगेगा। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भिड़ रही है। इस सीरीज का पहला टेस्ट भारतीय टीम पारी और 132 रनों से जीत गई। अब नजरें दिल्ली में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट पर है। लेकिन इस मैच से पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आई। दरअसल भारतीय टीम का इस तेज गेंदबाज दिल्ली टेस्ट बाहर हो चुका है। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट दिल्ली में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। फूड डिलीवरी टेक कंपनी जोमेटो ने देश के 225 छोटे शहरों में अपनी सर्विस बंद कर दी है। कंपनी ने अपने घाटे को कम करने के लिए ऐसा किया है। ये वो शहर है जिसने दिसंबर तिमाही में कंपनी के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में केवल 0.3% कॉन्ट्रीब्यूट किया है। दिसंबर में खत्म तिमाही में अपने को 346.6 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। शुक्रवार को कंपनी ने अपनी तीसरी तिमाही नतीजे जारी किए हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के लिए बहुत ही अच्छी और जरूरी खबर है। किसानों का पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का उनका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस महीने या फिर होली 8 मार्च से पहले केंद्र सरकार उनके खाते में पीएम मोदी योजना की 13वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि अब तक इसको लेकर कोई सरकारी यानी कि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना भारत में धीरे धीरे दम तोड़ता नजर आ रहा है और खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। कोरोना के मोर्चे पर भारत के लिए आज भी राहत की खबर आई। हालांकि देश में आज भी पिछले 24 घंटे में कोरोना के 100 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं। वायरस कोरोना संकट काफी कम हो गया है। पिछले 1 महीने से कोरोना की ग्राफ में लगातार गिरावट देखी जा रही है। और आपको बता दें कि कल के मुकाबले आज भी देश में कोरोना के दैनिक मामले में कमी दर्ज की गई। देश में आज कोरोना के 124 नए केस सामने आए हैं। देश में हर दिन सरकारी तेल कंपनी सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की ताज़ा रेट जारी करती है। यह भाव इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल की कीमतों के आधार पर तय किए जाते हैं। ऐसे में भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 12 फरवरी 2023 दिन रविवार के लिए पेट्रोल डीजल के ताज़ा भाव जारी किए हैं, जिसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 106.49 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।
मौसम विभाग ने बिहार में अगले 24 घंटे के भीतर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर और पछिया हवा चलने को लेकर अलर्ट जारी किया। रविवार को बड़ी हवाओं की गति को लेकर बिहार के संदर्भ में IMD ने ये चेतावनी जारी की है। ऐसे में नाविकों को नाव संचालन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। इस दौरान राज्य में बारिश होने की संभावना नहीं है। IMD पटना के वरिष्ठ मौसम विज्ञान आशीष कुमार की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक IMD का मानना है कि इस दौरान झोंकेदार हवा चलने के कारण नाव पलटने का खतरा बन सकता है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज 22 कैरेट सोना 52,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर। पिछले दिन कीमत 53,450 थी। आज सोने की कीमत 220 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी में 24 कैरेट सोने का रेट 57,530 रुपये प्रति 10 ग्राम था। आपको बता दें कि चांदी की रेट की बात करें तो लखनऊ में आज चांदी की रेट में बदलाव हुआ है। आज 1 किलो चांदी की रेट 70,500 रुपये है। वहीं कल इसका भाव 71,800 रुपये प्रति किलो था, यानी कि चांदी कीमत में कमी आई है। जानकारी के लिए उपयुक्त सोने की दरें सांकेतिक है और इसमें GST, TST और अन्य शुल्क शामिल नहीं है। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क भी कर सकते हैं। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।